हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है फलन अर्थात फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने किसी भी लेक्चर को कंप्लीट तरीके से नहीं देखा होगा, चलता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को अगर आपने एक सेकेंड भी मिस किया, एक सेकेंड भी स्किप किया, तो आप अपनी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर खोने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास टाइम है लगभग आधे घंटे का, तो इस लेक्चर को कंप्लीट समझिए, क्योंकि इस लेक्चर में इतने जबरदस्त तरीके से मैं फंक्शन की शुरुआत करने वाला हूं कि एकदम अंदर तक आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन की मीनिंग क्या है। और मैं आपको वहां से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना जहां से इसको वास्तव में पढ़ाना जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बुक की बात करें तो फंक्शन की शुरुआत उसमें डायरेक्टली कर दी गई है, और वहां से जब फंक्शन की शुरुआत की जाती है तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो किसका करते हो? फंक्शन का। लिमिट निकालते हो, किसकी निकालते हो? फंक्शन की निकालते हो। मींस हर जगह फंक्शन का यूज है, तो कहीं ना कहीं फंक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखो, नॉर्मली लोग अवकलन पढ़ना शुरू कर देते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको क्वेश्चन आ भी जाता है। बट डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर मेथड यही है, प्रॉपर तरीका यही है कि पहले हमें फंक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर फंक्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, लेकिन हो सकता है कि इस चैप्टर के कई सारे लेक्चर्स हमें प्रोवाइड कराने पड़े आप लोगों को, तभी फंक्शन का कंप्लीट लॉजिक आपका क्लियर होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं और पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि अगर पूरे ध्यान से, पूरे मन से, खूब ढंग से आप लोग करेंगे तो एकदम आंखों से दिखा दूंगा कि फंक्शन क्या होता है। देन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या लिमिट फाइंड करना, ये सब चुटकी में और आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, हो सकता है उसके बारे में आपके कॉलेज में चर्चा ना की गई हो। सो खूब ध्यान से एक एक बात को समझिएगा और उसको नोट जरूर से जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम फंक्शन अर्थात फलन है। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन, फलन शब्द इतना छोटा नहीं है, इसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा हर एक तरीके से इंडिकेट करके, हर एक तरीके से कनेक्ट करके मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को समझने से पहले हमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, संबंध के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक विशेष प्रकार के संबंध, एक विशेष प्रकार के रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे मैं यूज कर रहा हूं, मे बी आपको वो समझ ना आ रहा हो, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो, बट डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने बोला कि फंक्शन को समझने से पहले आपको संबंध अर्थात रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, उनको खूब गौर से समझते चलिएगा। मुझे पता है ना कहां से बताना है, कैसे बताना है, जिससे आपको फील आ जाए, आपको समझ में आ जाए और आपका काम बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स क्रमित युग्म। एक एक टॉपिक को समझिएगा, क्लियर करिएगा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसको आप लोग नोट भी जरूर से जरूर करिएगा। पहला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर का, इसका नाम है क्रमित युग्म, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। खूब ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप लेक्चर को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा क्रमित युग्म, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है? कहा जाता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को, किन्हीं भी दो नंबर्स को, किन्हीं भी दो लेटर्स को ऑर्डर चेंज करके, क्रम बदल बदल के जिस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, उसी व्यवस्था को ही क्रमित युग्म, उसी को ही ऑर्डर्ड पेयर करते। एकदम न्यू रख रहे हो फंक्शन की प्यारे बच्चों, आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जिससे आपको किसी भी प्रकार का फंक्शन होगा ना यार, एकदम जबरदस्त तरीके से आप समझोगे, ठीक है, और हमेशा काम देगा आपको। आगे चल के भी आप लोग पढ़ोगे ना, फंक्शन हर बार आएगा। और अगर आप लोगों ने इस कंप्लीट फंक्शन चैप्टर को मुझसे पढ़ लिया, देना आपको फंक्शन कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको समझ रहिएगा आप लोग, ठीक है, लेक्चर में बने रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्रमित युग्म अर्थात ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? मैंने बोला किन्हीं भी दो संख्याओं, किन्हीं भी दो नंबर्स, किन्हीं भी दो वस्तुओं को क्रम बदल बदल के जो व्यवस्थित करने पर हमें व्यवस्था प्राप्त होती है, उसी व्यवस्था को ही हम क्रमित युग्म, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे बच्चों लिखा जाता है A, B, ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है ना।
ए कामा बी। अब जैसे हमारे पास एक्स और वाई, एक्स एंड वाई दो नंबर्स हैं, मीन्स दो लेटर्स हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई या वाई कामा एक्स के फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ए कामा बी, एक्स कामा वाई या वाई कामा एक्स, या कहीं और लिख सकते हो आप 2 कामा 3। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इन्हीं सबको क्रमित युग्म कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं भी दो वस्तुओं को क्रम बदल के जितने प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं, जितने प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं, या जिस तरह से उसको लिखा जाता है, उस पर लिखने पर जो हमें प्राप्त होता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये आपके सामने ए कामा बी हमने लिखा है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इधर एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट इधर है। जो इधर का एलिमेंट है इसको डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट, बायां अवयव, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं बायां अवयव डियर स्टूडेंट्स को कहा जाता है। और ये जो इधर लिखा हुआ है इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग राइट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एलिमेंट कहते हैं प्यारे बच्चों, या इसको हम लोग दायां अवयव या सेकंड एलिमेंट भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, दायां अवयव। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल मत करिएगा, कंप्लीट समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट एलिमेंट है, जो राइट में है वो राइट एलिमेंट है, बायां अवयव और दायां अवयव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात उठती है, सर क्या हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं क्या? नो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दी जाएगी, आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं समझाता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स यहां पर जब ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए होते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन के तहत रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो उस रिलेशन की वैल्यू अब बदल जाती है, उसकी मीनिंग बदल जाती है। इसलिए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, जब तक हमें कुछ पता नहीं होगा, हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर को, उसके क्रम को बदल नहीं सकते। पहली चीज समझ में आ गई, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, लेफ्ट एलिमेंट क्या होता है और राइट एलिमेंट क्या होता है। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, दो क्रमित युग्मों की समानता। समझते चलना मेरे प्यारे बच्चों एकदम मजेदार तरीके से। दो क्रमित युग्मों की समानता, दो क्रमित युग्मों की बच्चों क्या समानता। हम समझेंगे कि हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर अगर दिए हुए हैं, दो क्रमित युग्म अगर दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उन क्रमित युग्मों को हम लोग समान कब कह सकते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को डियर स्टूडेंट्स हम इक्वल कब कह सकते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है एक्स कामा वाई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया है डियर स्टूडेंट्स ए कामा बी। अब हम इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को, इन दोनों क्रमित युग्मों को हम समान बराबर कब कह सकते हैं। तो शर्त होती है कि इफ, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इफ एक्स इज इक्वल टू ए हो एंड डियर स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू बी हो, देन आप कह सकते हो उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स की जो x कामा वाई होगा ना, वो a कामा b के क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमें कहीं पर भी इक्वल मिल रहे हैं तो ऐसा डियर स्टूडेंट्स तभी पॉसिबल है जब उनका लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के इक्वल हो और राइट एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो, राइट के इक्वल होगा। लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के इक्वल होगा और राइट एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स राइट के इक्वल होगा, तभी हम कह पाएंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स डियर स्टूडेंट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे जब उनका लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के इक्वल हो, राइट एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो, राइट की। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग आपको महसूस हो, बट डियर स्टूडेंट्स यही वो चीज है जो आपको 100% समझने में मदद करेगी। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को 100% अच्छे समझते चलिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसका फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं लिखा गया है कि x कामा वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर है और a कामा b के डियर स्टूडेंट्स इक्वल लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देन इसका मतलब यही निकलेगा डियर स्टूडेंट्स कि x a के इक्वल होगा एंड साथ ही साथ y जो होगा डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। मींस ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा। इसके बिहाफ पे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कहता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं
x प्लस 1 कामा वाई बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स दिया गया हमारे पास 5, ठीक है, 5 कॉमा सपोज कर लीजिए हमारे पास 7 दे दिया गया और हमसे बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आप x और y की वैल्यू को फाइंड करिए। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, लेफ्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, लेफ्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, ठीक है, राइट में भी आप देखेंगे तो वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है और ये दो ऑर्डर्ड पेयर, ये दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर, दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनका लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के इक्वल हो और उनका जो राइट एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स वो राइट के इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है डियर स्टूडेंट्स वो 5 के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। अगेन फिर से देखिएगा, अगेन डियर स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो होगा y बाई 2 प्लस 5 जो होगा वो 7 के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स। तो y बाई 2 इक्वल टू 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो y बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। इस तरीके से x और y की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स की ऑर्डर्ड पेयर अर्थात क्रमित युग्म क्या होते हैं। साथ ही साथ ये जो क्रमित युग्म होते हैं इनको, दो क्रमित युग्मों को हम बराबर कब कह सकते हैं, उनको इक्वल कब कह सकते हैं और उनके बिहाफ पे हमारे सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स कार्तीय गुणनफल ऑर्डर्ड पेयर। आप ये जान लीजिए कि जो ये छोटे छोटे टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर ये किसी को छोटे छोटे टॉपिक ना पता हो तो फिर वो समझने से रहा क्या फंक्शन, उसको फंक्शन समझ में ढंग से नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं होती है, हर एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बड़ी बात होती है। अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे, लॉजिक को समझेंगे ना, देन आपको ज्यादा मजा आएगा। सो समझिएगा डियर स्टूडेंट, बड़ा मजेदार चीज आज का, बड़े मजेदार लेक्चर हो रहा है, मजा आ रही होगी, ठीक है। जो लोग अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं, पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, देख के निकल जाते हो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो तभी तो मजा आएगा। आइए डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा कार्तीय गुणनफल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्तीय गुणनफल। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कार्तीय गुणनफल जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं कार्टीसियन प्रोडक्ट, कार्टीसियन प्रोडक्ट, ठीक है। आइए समझते हैं कि सर ये कार्टीसियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणनफल क्या होता है। पहले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं, देन इसकी डेफिनेशन भी यहां पर मैं लिख दूंगा और आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यस एग्जाम्पल देखिए पहले, उसके बाद डेफिनेशन तो हम अभी लिख ही देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। डियर स्टूडेंट सपोज कर लीजिए कि a इक्वल टू 1, 2 एंड 3 आपके पास एक कोई सेट, समुच्चय आप लोग पढ़े हैं, और b इज इक्वल टू 4 एंड 5 ये हमारे पास एक दूसरा सेट है। और हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस सेट ए और सेट बी का कार्टीसियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों के कार्तीय गुणनफल को डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जान लीजिएगा, ऐसे ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए क्रॉस बी से डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता कैसे है, इस 1 को लेके आते हैं एक बार 4 के साथ, फिर 1 को लेके जाते हैं 5 के साथ, ऐसे 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ, और इनका ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो 1 को 4 के साथ लेके जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर बनेगा 1,4, 1 का 5 के साथ जाएगा तो 1,5, 3 का जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो कितना, अगली बारी 2 की होगी हमारी, तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 2,4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 3,4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। आई होप आपको ये कार्टीसियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल आपको समझ आ ही गया होगा किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। एक एग्जांपल और लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देन डेफिनेशन यहाँ पर राइट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए कि P इक्वल टू हमारे पास एक कोई सेट गिवन है जिसका नाम A, B है, और Q इक्वल टू डियर स्टूडेंट दिया है, सपोज करिए C, D है। ये दो सेट हमारे पास दिए गए हैं। अगर हम लोग क्या करें, सेट P का और Q का कार्टीसियन प्रोडक्ट निकालना चाहें, मीन्स अगर हम P क्रॉस Q निकालना चाहते हैं तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा P क्रॉस Q निकालेंगे तो A का C के साथ जाएगा, A कामा C हो जाएगा, फिर A कामा डियर स्टूडेंट्स D हो जाएगा, फिर B को लेके जाएंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स तो B कामा C हो जाएगा,
साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर B, D हो जाएगा और इस तरीके से आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और किस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। रही डेफिनेशन की बात तो आइए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहा जाता है, ध्यान देना, कहते हैं डियर स्टूडेंट्स यदि A तथा B दो आरिक्त समुच्चय हों, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, दो आरिक्त समुच्चय हो तो, ठीक है, आरिक्त समुच्चय हो तो इनके कार्तीय गुणनफल को, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इनके कार्तीय गुणनफल को या कार्तीय गुणनफल को डियर स्टूडेंट्स A क्रॉस B से, ध्यान देना, A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं डियर स्टूडेंट्स। किससे? A क्रॉस B से क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, यदि A तथा B दो आरिक्त समुच्चय हो तो इनके कार्तीय गुणनफल को A क्रॉस B से उस साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहा जाता है, करते हैं जहां, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाती है, कहते हैं जहां डियर स्टूडेंट्स A क्रॉस B जो होगा वो इक्वल होगा, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, x कामा y, ठीक है, या आप ऐसे बोलते हो, ऐसे बोल दीजिएगा x सच दैट x इज इक्वल टू A कामा B फॉर ऑल का साइन होता है A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। समझने का प्रयास करो डियर स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि A क्रॉस B ऐसे x का अवयव है जो A कामा B अर्थात ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, जहां से ऑर्डर्ड पेयर का जो लेफ्ट एलिमेंट होगा डियर स्टूडेंट्स वो पहले सेट से आएगा और जो राइट एलिमेंट होगा डियर स्टूडेंट्स वो कहां से आएगा, दूसरे सेट से आएगा। नॉर्मल यही तो होता है ना। ठीक है, अब एक चीज और यहां समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी आता है कि n A क्रॉस B अर्थात A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको कोई भी एक सेट दे दिया जाए नॉर्मल सा, सपोज करो x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 5 और 4 दे दिया जाए और y इक्वल टू आपको यहाँ पर 1, 2 और 3 दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि x क्रॉस y निकालिए, तो x क्रॉस y तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे पूछा जाए कि भैया x क्रॉस y में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया कि n x क्रॉस y जो होगा वो nx इंटू में ny के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, उसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 दूना 6, माने जो इनका x और y का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। ये डायरेक्ट निकालने का इसका तरीका होता है। छोटी छोटी चीजें आज की इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। आइए बना लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम x क्रॉस y निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5,1 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स और 5,2 मिलेगा और डियर स्टूडेंट्स 5,3 मिलेगा। देन आपको यहाँ से 4,1 मिलेगा और डियर स्टूडेंट्स 4,2 भी आपको यहाँ से मिलेगा और 4,3 मिलेगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिले कि नहीं मिले। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपके साथ डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया ऑर्डर्ड पेयर अर्थात क्रमित युग्म क्या होता है और उसी क्रमित युग्म उसी ऑर्डर्ड पेयर की सहायता से हमने आपके साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये दो बेसिक चीजें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ समझेंगे रिलेशन की अवधारणा को, संबंध क्या होता है, क्योंकि जब आप संबंध को समझ पाएंगे तभी आप फलन को समझ पाएंगे। मैं इसको डियर स्टूडेंट्स इरेज करता हूँ, इसके पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों की क्या रिलेशन अर्थात संबंध क्या होता है और आपको यहाँ पर हम रिलेशन कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग खूब ढंग से समझिएगा जिससे आगे चल के आपको फंक्शन को समझने में कोई समस्या डियर स्टूडेंट्स नहीं होगी। आइए देखते हैं संबंध क्या होता है। संबंध माने डियर स्टूडेंट्स रिलेशन होता है जिसको हम लोग रिलेशंस कहते हैं।
क्या होता है संबंध? रिलेशन आर, रिलेशन को आर से दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखा जाता है। आर फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इन अदर लैंग्वेज आप ये भी कह सकते हो कि आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ नहीं समझ में आया, मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आया, समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट दिया हो, एक समुच्चय दिया हो, तो पहले समुच्चय, पहले सेट के अवयवों का दूसरे सेट के अवयवों से रिलेशन बनाया जाता है। रिलेशन कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जो उस कंडीशन को, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हीं को ए क्रॉस बी में से सिलेक्ट, सबसेट माने ये इसी में से निकलेगा, सिलेक्ट कर लिया जाता है, उनको उसमें से चुन लिया जाता है, तो जो हमें प्राप्त होता है वही रिलेशन कहलाता है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कहा जाए, ध्यान देना, इफ ए इज इक्वल टू, एकदम समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए, 1 2 एंड 7, और डियर स्टूडेंट्स बी इक्वल टू ले लिया जाए, मान लीजिए यहां पर, ठीक है, 4, ठीक है, 4, और ले लिए हम यहाँ पे, सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए हम कहें कि एक रिलेशन R जो है वैसे ए बी में डिफाइन है, सच दैट, ध्यान देना, सच दैट कैसे डिफाइन है डियर स्टूडेंट्स, की कंडीशन ये कह रही है कि A इज लेस देन बी होना चाहिए, A इज लेस देन बी होना चाहिए, जहां हमारा A जो होगा वो पहले समुच्चय से आएगा और B जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो दूसरे समुच्चय से आएगा, माने B से आएगा, ठीक है। आराम से समझिए, सब समझ में आएगा आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध बनाना होगा, रिलेशन बनाना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालना होगा। समझिएगा, समझ आएगा, परेशान ना होइए। ए को बी से हम क्या करेंगे, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन के लिए आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 को 4 के साथ मिलाएंगे, 1,4 आएगा, फिर 1,0 आएगा, फिर डियर स्टूडेंट्स 1,1 आएगा, फिर 2,4 आएगा, फिर 2,0 आएगा, फिर डियर स्टूडेंट्स 2,1 आएगा, फिर 7 के साथ करोगे तो 7,4 आएगा, डियर स्टूडेंट्स 7,0 आएगा, देन आपका 7,1 आएगा। ये तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां से मिल गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्हीं को इसमें से सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, वही हमारा फंक्शन हो जाता है, वो सॉरी वही हमारा रिलेशन हो जाता है। देखो कहाँ कहाँ ऐसा है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट से छोटा, ये है डियर स्टूडेंट्स, तो 1,4 ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये वाला है, 2,4 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस यही दो ही हैं जिसमें ए इज लेस देन बी वाली कंडीशन आ रही है, जिसमें हमारा जो लेफ्ट एलिमेंट है वो राइट एलिमेंट से छोटा है, तो यही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के रिलेशन हमको दिए जा सकते हैं और उनको हम लोग बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन संबंध जो होता है सदैव एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में परिभाषित होता है, और उस परिभाषा में जो कंडीशन फॉलो करता है उसको हम लोग सिलेक्ट करके आर से दिखा देते हैं, और वहां से डियर स्टूडेंट्स हमें संबंध अर्थात रिलेशन प्राप्त हो जाता है। आइए कुछ और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेकर के चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम संबंध को बनाते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा यार, टेंशन मत लेना। डियर स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू सपोज कर लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं 1 और 2, और डियर स्टूडेंट्स बी इज इक्वल टू हम यहां पर ले लेते हैं 1 और ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स 4, ठीक है, और ले लेते हैं 6। यहां पर एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में, और सच दैट है क्या डियर स्टूडेंट्स कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो है ना वो भी आना चाहिए। देखो एक नया रिलेशन बन गया कि नहीं, समझ रहे हो ना यार, मतलब उसमें बताया जाएगा कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, ए बी के बराबर है, ए बी का वर्ग है, ए बी का वर्गमूल है, एक्स्ट्रा, मतलब कुछ भी दिया जाएगा ना, कोई भी रूल दिया होगा कि इन दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशन वहां पर बन रहा है। उसी रिलेशन को जो जो ऑर्डर्ड पेयर मतलब सेटिस्फाई करते होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर को उसमें से सिलेक्ट कर लिया जाता है और वही हमारा रिलेशन बन जाता है। जैसे इसके लिए बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे। ध्यान देना,
ए क्रॉस बी डियर स्टूडेंट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1,1 आएगा, फिर डियर स्टूडेंट्स 1,4 आएगा, देन 1,6 आएगा। 2 के साथ करेंगे 2,1 आएगा, 2,4 आएगा, फिर 2, डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 कंडीशन हो गई। अब इसमें से आपको देखना है उन कंडीशन को सिलेक्ट करना है जिसमें लेफ्ट वाली का स्क्वायर करने पर राइट आ रहा है। ये तो कंडीशन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो जहां जहां ऐसी कंडीशन बन रही होगी उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 1,1 सिलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन तैयार हो गया, संबंध बन गया। ऐसे तमाम प्रकार की कंडीशन आएंगी, तमाम प्रकार की सिचुएशन आएंगी, और उन सिचुएशन का यूज करते हुए हम लोग अलग अलग तरीके से रिलेशन को बना लेते हैं। आएगा, समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए। अब अगला टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, प्रांत जिसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझिए। प्रांत किसका डियर स्टूडेंट्स, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, 3 चीजें हैं संबंध का। संबंध की 3 चीजें कौन कौन सी, प्रांत जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, डोमेन कहेंगे। उसके बाद परिसर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। उसके बाद तीसरी चीज जो होगी डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम सह प्रांत होता है। सह प्रांत जो होता है इसको डियर स्टूडेंट्स कोडोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडोमेन कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हमारा कोई जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, किसी प्रकार से डिफाइन हो, उसका प्रांत, परिसर और सह प्रांत सह प्रांत क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। समझ रहे हो, किसी संबंध का, किसी रिलेशन का प्रांत, परिसर, सह प्रांत क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए P इक्वल टू हमें दे दिया गया 3 and 9, ठीक है, और Q इक्वल टू हमें दे दिया गया, सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 दे दिया गया और 9 दे दिया गया और 5 दे दिया गया। सपोज करिए एक रिलेशन जो है हमारा वो P से Q में डिफाइन है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ, P से Q में डिफाइन है। सच दैट, डिफाइन कैसे है वो भी सुन लीजिए, कि हमारा यहाँ पर A इक्वल B होना चाहिए, माने इक्वल का रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, P क्रॉस Q निकालोगे, माने P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 3,3 आएगा, 3,9 आएगा, और डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3,5 आएगा। समझ रहे हो। फिर 9 के साथ ले लोगे तो 9,3 आएगा, 9,9 आएगा, फिर डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 9,5 आएगा। एक रिलेशन यहाँ पर बन गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आर, आर की जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है उसके हिसाब से आर को हम निकालेंगे तो 3,3 आएगा डियर स्टूडेंट्स, और कितना आएगा, 9,9 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। समझ आ रही बात है। अब हमें क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। प्रांत माने डोमेन। प्रांत क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रिलेशन बना है ना, इसके जो लेफ्ट एलिमेंट्स होंगे इन्हीं को इनका प्रांत कहा जाएगा। समझ आ रहा है। अगर हम रेंज की बात करें जिसको हम लोग परिसर कहते हैं, तो जो राइट एलिमेंट होंगे उनका कलेक्शन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अगर हम कोडोमेन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर कोडोमेन की बात करते हैं तो हमारा ये जो सेकेंड वाला सेट होता है ये Q, इसके सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर ले लिया जाता है और इसको कोडोमेन कहा जाता है। समझ आया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से डायग्राम बना करके भी रिलेशन को डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहाँ से डोमेन, कोडोमेन और रेंज को कैसे फाइंड किया जाता है। आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत ज़बरदस्त लग रहा होगा। अगर आप लोग लास्ट तक लेक्चर को देख रहे होंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ए इक्वल टू सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, और बी इक्वल टू डियर स्टूडेंट सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 7, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग 2 ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ जो रिलेशन है वो ए से बी में डिफाइन है। डेफिनेशन क्या है कि ए इज लेस देन बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड
बी बिलोंग्स टू कैपिटल। बताया जाता है ना ए और बी कहाँ से आएंगे, वही लिख दिया गया यहाँ पर। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहला काम, अगर हम इसको डायग्राम से दिखाना चाहें तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से बनाते हैं ओवल टाइप। यहाँ ए और यहाँ बी बना लेते हैं। ए के अंदर ए के एलिमेंट्स 1 2 3 लिख दिए जाएंगे। बी के अंदर बी के एलिमेंट्स 5 7 2 लिख दिए जाएंगे। अब हमें दिखाना है रिलेशन। तो हमें रिलेशन क्या दिखाना है कि ए बी से छोटा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स 1 5 से भी छोटा होगा, 1 7 से भी छोटा होगा, 1 2 से भी छोटा रिलेशन बनेगा। 2 5 से छोटा होगा 7 से, लेकिन 2 से नहीं होगा। 3 5 से छोटा होगा और 3 7, ये रिलेशन बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। रिलेशन को अगर हम लोग यहाँ से लिख करके दिखाना चाहें तो आर क्या बनेगा? 1 का रिलेशन 5 7 और 2 से है, तो 1 5 1 7 और डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 1 2। 2 की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 2 5 है और क्या है? 2 7 है। 3 की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स 3 5 है और 3 7 है। इस तरीके से भी डायग्राम की हेल्प से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके सामने रिलेशन लिख उठा है। अब ये जो रिलेशन हमारे सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, हमें इस रिलेशन का डोमेन लिखना है। अगर हमें इसका डोमेन लिखना है तो मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट एलिमेंट रिलेशन में दिख रहे होंगे उन्हीं को कलेक्ट कर लो। ये 1 है, एक ही बार लिखा जाएगा 1, फिर 2 है, फिर 3 है, बस ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? डोमेन। फिर हमने बोला कि रेंज लिखनी है, तो जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ 5 है और क्या है सर? 7 है। 5 और 7 के अलावा 2 कहीं नहीं आया है, नहीं एक जगह आया है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम कोडोमेन की बात करते हैं, कोडोमेन, तो ये पूरा सेट हो जाता है। तो यहाँ पे संजोग ऐसा है कि कोडोमेन और रेंज सेम आ रहे हैं, तो ऐसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स आप अगर अपनी बुक में थोड़ा सा चेक करेंगे तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आपकी बुक में इतना कुछ भी नहीं दिया गया होगा, फिर भी लगभग आधे घंटे का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। सोचो क्यों? क्योंकि जहां से आपकी बुक में दिया गया, अगर मैं वहां से स्टार्ट करता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको उस लेवल तक नहीं समझा पाऊंगा जिस लेवल तक वास्तव में समझाना चाहिए। इसीलिए हमने इतनी ज़बरदस्त शुरुआत की है और सारे बेसिक कंडीशंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर अर्थात क्रमिक युग्म क्या होते हैं, आपको पूरी अच्छी से तरीके से समझ में आ गया होगा। कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, अगर एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से हम कार्तीय गुणनफल अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ रिलेशन, संबंध क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जो रिलेशन अर्थात जो संबंध होते हैं उसका डोमेन क्या होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर ये कंप्लीट चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट लेक्चर एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप क्या होते हैं, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन की रेंज क्या होती है। ये पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कहीं पर भी एक भी लेक्चर को आप लोग मिस मत करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये आज के इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।